ऐसा क्या रोड मैप आपके पास है हसीब खान जी जो कांग्रेस के पास नहीं है? अगर उतरौला सीट की बात करें तो अगर ये जो सीट है अगर कांग्रेस के खाते में नहीं जाती है, समाजवादी में चली जाती है, तो क्या तब भी आप समाजवादी को सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं? बात करें आपके समर्थकों का तो वो लगातार कह रहे हैं कि आपके साथ, जैसे राजभर हो गए या फिर बात करें निषाद की या फिर चौहान, क्या ये जो तमाम लोग हैं ये आएंगे कांग्रेस में? इनकी जो अफवाहें चल रही है या फिर ये बस राजनीतिक चर्चा है? कोई आना चाहेगा तो उसका स्वागत है। तो विरोधी हैं आपके, उनका ये कहना है कि कांग्रेस आपने इसलिए ज्वाइन करा है कि आपको पद चाहिए, टिकट चाहिए। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं या फिर अभी थोड़ा वक्त लेके शुरू की जाएंगी? सबका मकसद एक ही है, बीजेपी को हटाना। इतना मेरा वादा है कि उतरौला को हम बदल के रख देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी संवाद। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता हसीब खान जी। 2027 विधानसभा चुनाव और समाजवादी पार्टी से निकल के वो कांग्रेस में आ चुके हैं। तो तमाम जो इस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं, आज उन्हीं तमाम चीजों पे बातचीत करते हैं। हसीब खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दर्शकों के साथ। धन्यवाद। हसीब खान जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि कांग्रेस ही क्यों चुनी? व्यक्तिगत फैसला था या फिर कोई राजनीति रणनीति? देखिए, कांग्रेस चुनने का सिर्फ एक ही मकसद था कि राहुल गांधी जी जिस तरह से शोषित, पीड़ित, वंचित की लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल जी की पार्टी हो, बीजेपी या तो पार्टी तोड़ देती है या तो जीते हुए सांसदों विधायकों को तोड़ देती है। बिल्कुल। राहुल गांधी जी जिस हिसाब से लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के राहुल जी बात कर रहे हैं, उनको डिबेट का चैलेंज कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी ही ऐसे नेता हैं देश के जो गरीबों, पिछड़ों, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और होने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। आपके राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो 2021 से आप राजनीति में आए हैं। जनवादी पार्टी के साथ भी आपने तमाम कार्य किया है और अब कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये राजनीति परिपक्वता माने या फिर बार बार जो राजनीति में या फिर पार्टी छोड़ने का जो सिलसिला है वो? देखिए, राजनीति में मेरा आने का मकसद था लोगों के लिए काम करना, जो लोगों के लिए कुछ कर सके। समाजवादी पार्टी में रह के भी मैंने जो हो सका मुझसे वो मैंने काम किया। हमने 6 महीने काम करने के बाद हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे काम को देखते हुए मुझे टिकट दिया, और अब तो मैं 5 साल लगातार क्षेत्र में काम कर चुका हूँ। और जिस तरीके से शोषित वंचित की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, ऐसे में उनके साथ खड़ा होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो मजबूत होंगे तो ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा सकते हैं। अच्छा, अगर हम आपकी बात करें तो आप कई बार दावा कर चुके हैं कि जनवादी पार्टी को आपने पूर्वांचल की जो 3 सीटें थी उस दिलाई थी। अगर इसमें सत्यता थी और ये सच्चाई है तो फिर वो पार्टी छोड़ने का कारण क्या हो सकता है? मतलब जब इतनी उसमें आपकी पकड़ थी तो? जनवादी पार्टी को गठबंधन में सीटें जो मिली, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी और संजय चौहान जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दोनों पार्टियों का जो अलायंस था पहले, वो इन शर्तों पे था कि कोई भी सीट नहीं मांगेंगे। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया और सिर्फ 6 महीने में मैंने इतना काम किया कि पूरे पूर्वांचल में जनवादी पार्टी को जो लोग नहीं जानते थे वो जानने लगे। तो यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनवादी पार्टी को, संजय चौहान को पूछ के कि अपने समाज के किन लोगों को लड़ाना चाहते हो, उन्होंने सीटें दी। तो सीटें हमने अपने बलबूते, अपने मेहनत पे लिया। कोई कहता है पैसा देके ये कर लिए, वो पैसा देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हमने जो वो सीटें 3 ली थी, जनवादी पार्टी ने लिया था, वो काम के बिहाफ पे लिया था, ना कि पैसा देके। इतना काम हमने कर दिया था कि पूरे पूर्वांचल में जनवादी पार्टी को कोई जानता नहीं था, और जनवादी पार्टी का ऐसा माहौल खड़ा हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बुला के संजय चौहान को 3 सीटें दी। तो हमने जो कुछ भी लिया है अपनी मेहनत से लिया है। अच्छा, आप बात करें आपके समर्थकों का तो वो लगातार कह रहे हैं कि आपके साथ, जैसे राजभर हो गए या फिर बात करें निषाद की या फिर चौहान, तमाम राजनीतिक जो सामाजिक वर्ग है वो भी है और छोटे राजनीतिक दल है,
तो क्या अभी आप कांग्रेस में शिफ्ट हो चुके हैं, तो क्या ये जो तमाम लोग हैं ये आएंगे कांग्रेस में, इनकी जो अफवाहें चल रही हैं, या फिर ये बस राजनीतिक चर्चा है? देखिए, बहुत से छोटे दल ऐसे हैं जो जनवादी पार्टी को जब 3 सीटें मिली समाजवादी पार्टी के अलायंस में, उसके बाद से बहुत से छोटे दल मेरे संपर्क में थे कि हम भी काम करना चाहते हैं, हम भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, हम भी अल्पसंख्यक शोषित पीड़ित समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। परंतु उनका जो जनाधार है वो, जो पार्टियां हैं वो छोटी थी, मतलब एक जिले लेवल की पार्टियां थी, तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे में अगर कोई आना चाहेगा तो उसको, उसका स्वागत है, और सब मिलके समाजवादी पार्टी और इंडिया कांग्रेस अलायंस में है, और लोग आएंगे, इसमें जुड़ेंगे, और सब मिलके ही भारतीय जनता पार्टी को हटा सकते हैं। अच्छा, तो ये तमाम रणनीतियाँ मतलब अभी तैयार हो रही हैं 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। अब अगर बात करें तो दिल्ली में आपकी बैठक हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। जी, तो उसके बारे में ज़रा बताइए कि क्या कुछ चर्चा हुई? क्या आपको कुछ भरोसा दिलाया गया या फिर कुछ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गईं? थोड़ा उसके बारे में। देखिए, खड़गे जी से मुलाकात हुई, हुँ, और तमाम शीर्ष नेताओं नेताओं से मुलाकात हुई। सभी का ये कहना है कि किसी तरीके से बीजेपी को हटाना हुँ, सबका मकसद एक ही हुँ, है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की यही मर्जी है, हुँ, राहुल गांधी जी भी यही चाहते हैं, हुँ, और समाज भी यही चाहता है। जितने शोषित पीड़ित हुँ। वंचित समाज, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, सबको ये है, उम्मीदें हैं कि इंडिया अलायंस ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, और उसी पे चर्चा हुई कि इंडिया अलायंस को और कैसे मजबूत किया जाए। अच्छा, आपने कहा कि सभी वर्ग चाहते हैं, सभी पार्टियाँ चाहती हैं और सभी मिल के बीजेपी को हटाएँगे। तो हम एक सवाल इसी पे उठाना चाहते हैं कि मतलब ऐसा क्या, मतलब आपको बीजेपी में ऐसी कौन-सी खामियाँ चल रही हैं, जिससे आपको लग रहा है कि सामाजिक वर्ग भी खुश नहीं है, सभी पार्टियाँ भी खुश नहीं हैं, कई सारे गठबंधन बने, लेकिन अभी भी बीजेपी टिकी हुई दिख रही है। तो क्या, एक बताइए कुछ खामियाँ, जिस पे आप लोग काम करेंगे आगे जाके कि बीजेपी को हटाएँ? देखिए, बीजेपी ने जितना भी वादा किया था, हुँ, बीजेपी ने कहा था, आप लोग को याद होगा कि पेट्रोल 50 रुपए, हाँ, बिल्कुल। तो 50 में तो खैर हुआ, लेकिन आधा लीटर हुआ। हाँ, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हुँ, किसको रोजगार मिला? किसी को मिला हो तो बताइए। आज सब सड़कों पे स्टूडेंट घूम रहे हैं, जितने पेपर हुए अभी तक हाँ, सब लीक हो रहे हैं। अभी अयोध्या में चंदा चोरी का मामला चल रहा है। तो आप बताइए कि इन्होंने जो जो कहा था कि, मतलब हम देश को सबके खाते में 15 करोड़ दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज स्टूडेंट सबसे ज्यादा नाराज है। जो युवा वर्ग है सबसे ज्यादा नाराज अगर कोई है तो स्टूडेंट है। वो छात्र हैं, तैयारी बिल्कुल। करता है, और बाद में पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। हुँ, तो कितने स्टूडेंट तो आत्महत्या कर चुके हैं, किसान परेशान है। हुँ। तो हर कोई तो त्रस्त है। क्या अच्छाइयाँ हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना बीजेपी का काम है, बाकी तो हमको कोई काम नजर नहीं आ रहा है। आपके जो विरोधी हैं इस समय, क्योंकि हाँ, आपने अभी सपा की तरफ से आप हटे और आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, तो जो जी, विरोधी हैं आपके, उनका ये कहना है कि कांग्रेस आपने इसलिए ज्वाइन करा है कि आपको पद चाहिए, टिकट चाहिए। देखिए, टिकट हुँ, जो है बहुत छोटी सी चीज है। हुँ, आपने तमाम सर्वे में देखा होगा, मेरा नाम आ रहा था, हाँ, उत्तरावत से। ठीक है। और मैं फिर कहता हूँ कि जब जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस था, तो उस अलायंस में ये डिक्लेयर था कि टिकट हुँ, हम नहीं मांगेंगे। हुँ, लेकिन हमने अपने काम के बलबूते पे, 6 महीने के काम पे हमने 3 सीटें लिया, हुँ, और उसके बाद में लगातार मैं 5 सालों से काम कर रहा हूँ। तो टिकट मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। टिकट तो मिलना ही मिलना है। टिकट के लिए क्या होता है, जब अपने बच्चे का कोई एडमिशन या हुँ, किसी कंपनी में कोई जॉब के लिए जाता है, तो कंपनी का एक रूल होता है कि ये एजुकेशन होना चाहिए, हुँ, उसमें फिट बैठना चाहिए, उसके काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें भी फिट बैठे, उसके बाद में उसने जहाँ काम किया हो ईमानदारी से किया हो, हुँ, तो वो वैकेंसी होती है, उसको ले लेते हैं। वैसे ही पार्टियों में पार्टियां भी देखती हैं कि जी, जिस प्रत्याशी को हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, उसका समाज में कैसा व्यवहार है, बिल्कुल। समाज में कितना मिलनसार है, हुँ, लोगों के सुख दुख में रहता है कि नहीं रहता है, उसकी छवि कैसी है।
ऐसा तो नहीं कि पावर और सत्ता के नशे में लोगों पर चोर है, मुकदमे दर्ज बिल्कुल। करे या शोषण कर रहा हो, जमीन हम्म। कब्जा कर रहा हो, यही चीजें देखती है और इसी चीजों पे जनता वोट करती है। हम्म। तो मैंने 5 साल जो काम किया है, तो मेरा तो एलिजिबिलिटी हर पार्टी में बैठती, कौन टिकट मुझे नहीं देगा। अच्छा। टिकट कोई मायने नहीं रखता है। टिकट तो हमने तब ले लिया जब राजनीति में बिल्कुल नए थे, 6 महीने काम करके। अब तो उसके बाद में अब तो हमको पूरा पूर्वांचल जानता है, लगभग लगभग उत्तर प्रदेश जानता है। तो टिकट का कोई मसला नहीं है, हम पूर्व विधायक नहीं, पूर्व मंत्री के सीट से भी टिकट लेने में, क्योंकि काम पे हम भरोसा करते हैं, हम अपने काम पे भरोसा करते हैं। हम अगर काम अच्छा करेंगे तो पार्टियों के लिए जो प्रत्याशी का चयन होता है, उसमें जो क्राइटेरिया है उनका चयन करने का, उसकी छवि अच्छी होनी चाहिए, जनता में मिलनसार होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम ना करता हो, हम्म। लोगों के बीच में रहता हो, उनके साथ में लोग जुड़े हुए हों, उनका उनके पास पावर और शासन का आने के बाद में कोई किसी के साथ गलत अहंकार व्यवहार ना ना हो करता हो, किसी का। अहंकार ना हो, हम्म। और जबरदस्ती किसी का जमीन ना कब्जा कर रहा हो, किसी का शोषण ना कर रहा हो, किसी को हम्म। परेशान ना कर रहा हो, यही क्राइटेरिया होती है पार्टियों की। बिल्कुल। तो मैं तो हर पार्टी के क्राइटेरिया में बैठता हूँ। तो मुझे टिकट टिकट का तो मुझे कोई वही नहीं है। मुझे है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना, हम्म। सत्ता से हटाना मेन मकसद है। और उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को मजबूत करना, लोगों को जोड़ना। जब हम जोड़ेंगे तभी सत्ता से बीजेपी को हटा पाएंगे। टिकट बहुत छोटी चीज है। टिकट टिकट तो हमने जब एंट्री मारते ही टिकट हमने ले लिया, और टिकट अगर किसी को मिल भी हम्म। जाए गलती से, तो टिकट हम रोकने की हैसियत रखते हैं कि टिकट रोक के अपना, टिकट हमारे लिए बहुत छोटी चीज है, टिकट का कोई मायने नहीं है। ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि टिकट रोकने के बावजूद आप किसी का रोक के ले सकते हैं, मतलब इतनी क्षमता है आपके कामों में। हम अपने काम पे काम पे भरोसा बिल्कुल। करते हैं, हम हम्म। अपने काम पे भरोसा करते हैं, हम जनता हम्म। पे हमको भरोसा है, जनता हमारे लिए हम्म। खड़ी है। जब हम लोगों के बीच में रहेंगे, 5 साल हमने काम किया है, हम्म। हम अपने काम के बलबूते पे बोलते हैं, किसी और चीजों पे नहीं। हम्म। कि टिकट कोई बस का या ट्रेन का टिकट हम्म। नहीं है कि किसी ने भी खरीद लिया। बिल्कुल। उसके लिए ग्राउंड बनाना पड़ता है, पार्टी की जो हम्म। गाइडलाइन होती है प्रत्याशी हम्म। चुनने की, हर पार्टी की हम्म। अपनी एक गाइडलाइन होती है कि उसके प्रत्याशी का नाम अच्छा हो, उसकी छवि अच्छा हो, हम्म। उसके जनता के बीच में अच्छा साफ सुथरी छवि साफ हो। सुथरी हम्म। छवि हो, उसका काम हो। तो बताइए, मेरी मतलब मैंने जो काम किया है 5 साल, हम्म। उसमें किस पार्टी के क्राइटेरिया में मैं टिकट के लिए नहीं बैठ बिल्कुल। रहा हूँ। वो अलग बात है, पार्टी किसको टिकट देती कि नहीं देती, वो हम्म। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का हाँ। फैसला है। लेकिन टिकट कोई मायने नहीं रखता है, टिकट बहुत छोटी चीज है। हमको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, ये मेन मकसद है मेरा। चलिए, मतलब आत्मविश्वास आपकी बातों में झलक रहा है जो हम्म, आपने कार्य किया है इतने सालों से। हम्म, कांग्रेस की बात करें और बार बार आप एक ही शब्द बोल रहे हैं, बीजेपी को हटाना है चाहे जैसे भी करके। तो जी कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस भी काफी पुरानी पार्टी है जी। और आपके आने से बोला जा रहा है कि जब आप आए हैं तो पूर्वांचल में कांग्रेस को काफी मजबूती मिलेगी। तो कांग्रेस तो काफी पुरानी पार्टी है, तो हम्म, ऐसा क्या रोड मैप आपके पास है हसीब खान जी हम्म। जो कांग्रेस के पास नहीं है, वो थोड़ा बताइए। नहीं, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, मेरे जैसे तमाम नेता उसमें है। हम्म। बात काम करने की है। कांग्रेस बिल्कुल। जिस हिसाब से शिथिल पड़ी हुई थी हम्म। राजेंद्र पाल गौतम जी के हम्म। आने से, एक दलित समाज के नेता को प्रभार दिया गया है। हम्म। तो एक लोगों में जोश है, दलित समाज भी काफी बड़े पैमाने पे जुड़ रहा है। और दलित समाज को देखते हुए तमाम पिछड़े शोषित हाँ। वर्ग के लोग, क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे काम कर रहे हैं, हम्म। सामाजिक न्याय पे काम कर रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी जी ने उनको इतना बड़ा प्रदेश दिया, प्रभार दिया। जिस तरह से उनके आने से कांग्रेस में एक वो पैदा हुई है, जान पैदा उत्साह हो एक गई है, थोड़े से, उत्साह हाँ। हो गया कार्यकर्ताओं में। तो हम्म। और पूर्वांचल की बहुत सी पार्टियां हैं जो इनका जो सामाजिक न्याय पे काम कर रहे हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं। हम्म। इससे बाकी कांग्रेस को, कांग्रेस तो एक समंदर है, उसमें हमारे जैसे कितने नेता हैं, लेकिन बात इसकी नहीं है, बात काम करने की है। हम्म। काम, एक उत्साह की बात है, लोगों को जोड़ने की बात है। वो जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, उसमें मैं पूरी तरह से ईमानदारी से पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। आपके साथ तमाम सामाजिक वर्ग हैं, कई सारे वर्गों के लोग जुटे हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं आपसे। हम्म,
तो अब आप कांग्रेस में आए हैं, क्या लगता है कांग्रेस उस चीज को जस्टिफाई कर पाएगी? मतलब उनका जो समर्थन है या फिर उनको जो है भरोसा उनका जीत पाएगी? क्यों नहीं, कांग्रेस पे लोगों का विश्वास है। हम्म। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि लोग उस पे अब विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल। राहुल जी के नेतृत्व में 2024 में उत्तर प्रदेश ने दिखाया कि किस तरीके से संविधान बचाने का काम राहुल जी ने किया, और लोग उनसे काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। एक देश में एक वही राहुल गांधी ऐसे नेता है जो मोदी जी का नाम लेके खुला चैलेंज करते हैं, बिल्कुल। उनको डिबेट करने के लिए चैलेंज करते हैं कि बैठो मेरे सामने, 15 मिनट मेरे सामने डिबेट कर लो। नहीं कर पा रहे हैं। आज तक नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो कहने का मतलब है कि उनके अंदर ना वो ईडी से डर रहे हैं, ना वो सीबीआई से डर रहे हैं। तो राहुल जी के नेतृत्व को देखते हुए सभी लोग जुड़ रहे हैं, और छोटे दल को बीजेपी ने डरा के, ईडी सीबीआई से डरा डरा के, अब वो छोटे दलों में सबसे मजबूत दल टीएमसी थी। 3 बार की मुख्यमंत्री थी, 15 साल से उनकी सरकार थी। उनके कार्यकर्ताओं का कितना जोश रहा होगा, कितना मनोबल रहा होगा। ऐसा भी नहीं उनके पास फंड की कोई कमी थी। अभी पार्टी टूटने के बाद भी आपने सुना होगा 1600 करोड़ रुपए उनके फंड में था। तो वो आर्थिक रूप से भी मजबूत थे, और उनके जैसा लड़ने वाले, सच्चाई ये है कि उनके जैसा लड़ने वाले किसी भी क्षेत्रीय पार्टी में कार्यकर्ता नहीं थे, जितने लड़ने और आंदोलन से निकले हुए लोग थे। तो जब उनको उन्होंने तोड़ दिया, तो फिर छोटी पार्टियों को कब कहाँ तोड़ देंगे ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ एक राहुल गांधी जी हैं जो डरते नहीं है, एकदम डटे हुए हैं, और बेखौफ होके मोदी जी को चैलेंज करते हैं। जैसे ही आप राहुल गांधी के जो करीबी लोग हैं या फिर जो उनके संपर्क में ज्यादा हैं, उनसे आपकी कुछ मुलाकात हुई, तो जी। लोग कह रहे हैं इससे जो आपका कद है जो भी है उससे कहीं ना कहीं बढ़ने की संभावना भी है। तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का कोई मतलब वो है, मतलब इच्छा है आपकी है, या फिर अभी पूरा का पूरा जो आपका फोकस है वो उत्तर प्रदेश पे ही रहेगा, यूपी पे ही रहेगा? अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश जीतना सबसे बड़ा लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की सरकार बनाना सबसे पहला लक्ष्य यही है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है इस टाइम पे। जिसको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, और उत्तर प्रदेश में 2027 में इंडिया अलायंस की सरकार बनाना, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। अभी इसके आगे अभी वो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा हमको क्या करना है, क्या जिम्मेदारी देना है, वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी फिलहाल हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट है 2027 में उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस की सरकार बनाना। मतलब अभी पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है। जी। अगर बात करें, अभी तमाम सर्वे भी निकल के आ रहे थे, कि सर्वे की बात करें या फिर सोशल मीडिया पे बोला जा रहा था कि उतरौला विधानसभा पे आपको, मतलब आपकी जो दावेदारी थी वो तो काफी ज्यादा मजबूत थी, अचानक से फिर मतलब कांग्रेस में क्यों? देखिए, हम बातों पे नहीं जाते, हमने काम करके दिखाया। हमने टिकट तब लिया जब हम 6 महीने पर राजनीति में आए थे। हमने 6 महीने की मेहनत पे काम करके टिकट लिया। तो हमने तो अब 5 साल हो गया हमें काम करते हुए। तो हम टिकट की कोई हमारे लिए वो नहीं है कि टिकट कोई बहुत बड़ा रोल हो। टिकट तो जब मेहनत करेंगे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब किसी पार्टी को जो पार्टी का क्राइटेरिया होता है उसमें प्रत्याशी पूरा चुनने का, एलिजिबल। उस मैं उसमें हर पार्टी के उसमें एलिजिबल हूँ। तो फिर मुझे टिकट क्यों नहीं देंगे, और टिकट तो कोई भी देगा। टिकट का कोई मसला नहीं है। क्षेत्र में रहना, लोगों के लिए काम करना, और पार्टी की सरकार बनाना, सबसे मेन मतलब है कि अगर हम विधायक बन भी जाएं बिल्कुल। और सरकार ना बने, तो हम जनता के लिए क्या कर पाएंगे। अगर हमारी सरकार नहीं बनती है, जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारे लिए ये करेंगे, हमारे लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। जब तो सरकार नहीं सरकार रहेगी। नहीं है, तो मेन हमारा जो मेन टारगेट है, सबसे पहले इंडिया अलायंस की सरकार बनाना। सरकार बनने के बाद में हर एक कार्यकर्ता, मैं ही नहीं, हर एक कार्यकर्ता विधायक की हैसियत में होगा। सोशल मीडिया आज के दौर में काफी ज्यादा अहम, मतलब वो रोल है वो निभा रहा है। जी। लोगों की तमाम जो ओपिनियन है वो बदल जाते हैं 1 मिनट में। तो वही सोशल मीडिया पे ही ये जो चर्चा है वो चल रही है कि जो उतरौला विधानसभा सीट है कांग्रेस के तो खाते में नहीं जाने वाली है। अच्छा। ये तमाम अफवाहें चल रही, तो ये क्या महज राजनीतिक चर्चा है या फिर इस अच्छा। पे कुछ विचार है आपका? अब देखिए, वो जो लोग ये कह रहे होंगे वो राहुल गांधी जी से और अखिलेश यादव जी से बड़े नेता होंगे। मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं ये बात कह पाऊँ। ये उनसे बड़े नेताओं का काम है कि नहीं जा रही है कि जा रही है, ये
ये जो कह रहे हैं वो राहुल गांधी जी से और अखिलेश यादव जी से बड़े नेता होंगे। मैं इतना बड़ा नेता मैं अभी नहीं हूँ कि मैं कह पाऊँ कि जा रही है कि नहीं जा रही है। बात करें कांग्रेस और समाजवादी की, तो दोनों इस समय गठबंधन में चल रहे हैं जी और आप अभी इधर जा चुके हैं कांग्रेस में। जी। छोटी सी जो जनवादी पार्टी थी उसमें आपने अपनी मेहनत से, अपने कार्य से 3 सीटें उन्हें दिलाई। हम्म। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, आप अपनी क्षमता के अनुसार कितनी सीटें कुछ अनुमान दिला सकते हैं? देखिए कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। अभी हमारे प्रभारी जो है राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक बयान दिया था कि हम सम्मानजनक सीटें लेंगे। हम्म, तो कांग्रेस और जनवादी का कोई कंपेयर नहीं है। वो एक 2 4 6 जिलों की पार्टी थी, ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो हाँ, ये जरूर है कि हम अपनी ताकत से, अपने मेहनत से, अगर कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिल रही होंगी, हम इतना उम्मीद करते हैं कि 10 20 सीटें हम अच्छा। और ज़्यादा मेहनत करके 10 20 सीटें और बढ़ाने का काम करें, हम्म, जहाँ पे हम अपने प्रत्याशी मजबूत करें, जहाँ पे हम अपना संगठन मजबूत करें, ताकि हम वहाँ पे चुनाव जीत सकें। हम्म, हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी मिल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें। और इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि सीट नहीं, जीत जीत मेन है, जरूरी है। जीत जरूरी है। तो सबसे पहले हम अपनी तैयारी करें बूथ स्तर तक कि हम कौन कौन सी सीटों पे जीत सकते हैं। और पूर्वांचल में हम बहुत सी सीटों पे लगे हुए हैं, बूथ अध्यक्ष से लेके पूरे संगठन को मजबूत करने में। और कोशिश हमारी यह है कि पूर्वांचल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीत के आएँ। अच्छा, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तो क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं या फिर अभी थोड़ा वक्त लेके शुरू की जाएंगे? तैयारी 2022 से ही शुरू कर रहे हैं। चुनाव में हारने के बाद में, हम्म, चुनाव हारने के बाद लोग घर बैठ जाते हैं हम्म, और फिर जब चुनाव आता है 5 साल के बाद में तब निकलते हैं। चुनाव हारने के बाद मैं कभी घर नहीं बैठा। बिल्कुल। चुनाव हारने के बाद मैं हमेशा क्षेत्र में लगा रहा। और जो मुझे कॉन्फिडेंट है, मुझे इसी बात का कॉन्फिडेंट है कि मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है और वहाँ की जनता ने मुझे अच्छी तरह से जानती है कि चुनाव हारने के बाद, चुनाव के टाइम, इस टाइम तो तमाम नेता निकलेंगे, हम्म, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी, चाहे बाढ़ राहत जब जो पहुंचाना कार्य हो सामाजिक उस कार्य। समय मैं खड़ा रहा, चाहे दिवाली हो, हम्म, होली हो, रमजान हो, हर अवसर पे मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। तो जनता ने 5 साल देखा है मेरे काम को, तो डरते वो हैं जिनकी तैयारी नहीं होती है। बिल्कुल। हम 27 में कराएं या 26 में ही करा दें चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पूरी तैयारियां हैं आपकी। पूरी तैयारी है और इंशाल्लाह जीत के भी आएंगे इस बार, और पूरी तैयारी है। 2017 चुनाव की बात करें तो 2017 में कांग्रेस उतरौला से लड़ी नहीं थी, जी लेकिन फिर भी समाजवादी को 56 प्लस वोट मिले थे। जी। और उसके बाद 2022 की बात करें तो कांग्रेस ने चुनाव वहां से उतरौला से लड़ा था, तो 12,000 प्लस कुछ उनको वहां पे जो वोट थे वो पड़े थे। और समाजवादी को आप जब लड़े थे 2022 में तो 65 प्लस मिले थे उसके। तो अब इस बार लड़ाई आप लड़ने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। 2017 में समाजवादी पार्टी को 56,000 वोट मिले थे। हाँ। उस टाइम पे कांग्रेस वहां नहीं लड़ी थी। हम्म, और 2022 में अगर कांग्रेस ना लड़ी होती तो हाँ, लगभग लगभग 80,000 वोट हमारा होता। हाँ। तो हार जीत का मार्जिन बहुत ही कम हम्म, होता। और इस बार अलायंस में है, हम्म, और अलायंस में होने के साथ साथ दलित समुदाय के जो लोग हैं हम्म, वो काफी मात्रा में अब कांग्रेस पार्टी से और रुझान। पीडीए से, समाजवादी से जुड़े हुए हैं। हम्म, 2024 में वो हमको दिखा भी। हम्म, तो इस बार तो बीजेपी का कोई रास्ता ही नहीं है। उतरौला और बिल्कुल। उतरौला ही नहीं, हम्म, हर सीट पे यही आंकड़े हैं। हम्म, दलित समुदाय जो 2022 में हम्म, बीजेपी में चला गया था, हाँ। 2024 में उसको समझ में आ गया कि ये लोग संविधान को खत्म करने जा रहे हैं, ये लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। और 2024 से दलित समुदाय पूरी तरह से इंडिया अलायंस की तरफ आ चुका है। तो लगभग लगभग 300 प्लस सीटें इंडिया अलायंस जीतने जा रही है। अगर उतरौला सीट की बात करें तो हम्म, अगर ये जो सीट है अगर कांग्रेस के खाते में नहीं जाती है, हम्म। समाजवादी में चली जाती है, तो क्या तब भी आप समाजवादी को सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं? जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा वो हम्म, करेंगे। हम्म, अगर नहीं जाती है तो जो भी हम्म, इंडिया अलायंस का प्रत्याशी होगा हम्म। उसे मजबूती से चुनाव लड़ाया जाएगा। मतलब अगर समाजवादी का भी कोई सदस्य वहां से उतरता है तो आप उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम्म, इंडिया अलायंस है, जो भी, जिससे भी प्रत्याशी हम्म, घोषित किया जाएगा उसे तन मन धन से लड़ाया जाएगा हम्म। और बहुत मजबूती से लड़ाया जाएगा। तो आप तो बोल दिए कि अगर ठीक है समाजवादी के खाते में जाती है, कांग्रेस में नहीं जाएगी, तो आप सपोर्ट करेंगे समाजवादी को। जी। लेकिन अगर कांग्रेस के खाते में चली जाती है तो क्या तब भी समाजवादी आपको सपोर्ट करेगा?
अब ये तो समाजवादी के लोग ही बताएंगे हम्म। उनके मन में क्या है। हम तो बस इंडिया अलायंस की सरकार चाहते हैं। अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे, करना तो चाहिए, लेकिन अब हम्म। करेंगे कि नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन उनको शीर्ष नेतृत्व क्या आदेश देता है। लेकिन हम अपनी बात कह सकते हैं कि वहां से जो भी प्रत्याशी होगा इंडिया अलायंस का, हम्म। उसे तन मन धन से लड़ाया जाएगा। मतलब आपका पूरा समर्थन रहेगा, चाहे कांग्रेस से कोई उतर रहा है या क्या फिर समाजवादी समाजवादी से? थे, आपकी तरफ से क्लियर है। एक आखिरी सवाल, अब बतौर कांग्रेस नेता हम आपको कहेंगे तो उत्तरौला की जो लोग हैं, जो जनता है, उनका आपको क्या संदेश है? उतरौला की जनता को बस मेरा यही संदेश है कि 5 साल जो भी मैंने जनता के लिए किया, वो कुछ भी नहीं किया है। अब वो अगर मुझे मौका दे, मुझे विधानसभा भेजती है, तो उतरौला के मुद्दे रोज विधानसभा में उठेंगे और उतरौला को हम बदल के रख देंगे। ये जो उतरौला है, वो बलरामपुर जिले के बलरामपुर जो पिछड़ा जिला है, वो पिछड़े जिले का एक विधानसभा है। वो पिछड़े जिले का विधानसभा नहीं होगा, वो किसी टॉप क्लास लखनऊ जैसे शहर का एक विधानसभा होगा। इतना मेरा वादा है कि उतरौला को हम बदल के रख देंगे। और जिस तरीके से हमारे समर्थक, हमारे लोग और इंडिया अलायंस के लोग 2022 में मेहनत किए थे, उसका डबल मेहनत करना है। 2024 की तरह इतना मेहनत करना है कि हम ये समझ के चलें कि ये वोट चोरी करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम 30,000 का मार्जिन लेके चलें कि हम 30,000 प्लस वोटों को लेके चलें और पूरी ताकत से बूथ स्तर तक अपनी तैयारी करें और जो भी प्रत्याशी घोषित होगा इंडिया अलायंस की तरफ से, उसे जिताने की पूरी तन मन धन से सभी लोग तैयार रहें। और जनता से ये अपील है, उतरौला की जनता से, कि उतरौला क्या, सभी सभी प्रदेशवासियों से यही अपील है कि किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, कोई भी अफवाह हो उसको नहीं। इंडिया अलायंस जो भी प्रत्याशी घोषित करेगी, अभी तक हमारा अलायंस है। अभी तक राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि अलायंस नहीं होगा। अभी तक अलायंस है, इसलिए ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दें। जो भी इंडिया अलायंस का प्रत्याशी होगा, उसे तन मन धन से जिताया जाएगा और आपस में लड़ने की बजाय अपने बूथ की तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। लड़ाई किसी छोटे मोटे दल से नहीं है, बहुत बड़े दल से लड़ाई है, जो वोट चोरी भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, सब नाम कटाते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो उस पे ध्यान दीजिए, ना कि इंडिया अलायंस के लोग आपस में लड़ें कि कौन सी सीटें किसको हो जाएगी, कौन सी सीटें किसको नहीं जाएंगी, ये उनको मिलेगा, ये जीतेंगे, ये हारेंगे। इस पे ना फंस के ये फैसला शीर्ष नेतृत्व को ही करने दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के ऊपर भरोसा रखें। ये लोग जो फैसला लेंगे वो समाज के लिए बेहतर होगा। एक आखिरी सवाल, कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप अवसरवादी हैं या फिर स्वार्थी हैं या फिर सत्ता की राजनीति करते हैं, उनके लिए कुछ जवाब। अवसरवादी कौन नहीं है? अवसरवादी कौन नहीं, बताइए। 30 साल पहले जितने कह रहे हैं, सभी के दादा कांग्रेसी थे। हम्म। फिर कांग्रेस की यहाँ सरकार नहीं आई, हम्म। समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी हुई, समाजवादी के साथ चले गए। हाँ। फिर बीच में बीएसपी का जो दौर आया, हाँ। बीएसपी में लोग चले गए। तो अब कांग्रेस का दौर आया, तो अब कांग्रेस में लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। हम्म। तो अवसरवादी कौन है? हाँ, ये है कि हम बीजेपी की जो मानसिकता है हिंदू मुस्लिम करने की, उसके खिलाफ है। हाँ। हम सेकुलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और समाजवादी और कांग्रेस, हम्म। ये दोनों एक ही हैं, छोटे भाई बड़े भाई की तरह हैं। तो अवसरवादी कब कहा जाता है? जब एक घर से दूसरे घर चले जाओ। भाइयों में तो भाइयों के घर आना जाना तो लगा रहता है। कोई समाजवादी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी, अखिलेश यादव जी ने कभी राहुल गांधी को कुछ कहा, राहुल गांधी जी ने कभी अखिलेश यादव को कुछ कहा? दोनों मिलके चुनाव लड़े हैं और अभी इंडिया अलायंस हमारा है। और अब छोटे नेताओं का क्या है, वो कहते रहते हैं। दोनों पार्टियां लगभग एक हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है। बस इतना ही फर्क है कि बड़े भाई के घर से छोटे भाई के घर से बड़े भाई के घर आ गए हैं। बाकी काम हमारा एक ही है, दोनों मकसद एक ही है। समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी मिलके इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है 2027 में।
और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हसीब खान जी हमारे दर्शकों तक जुड़ने के लिए। और ये जो तमाम आप जब कांग्रेस ज्वाइन किए तो तमाम जो चर्चाएं चल रही थी 2027 के चुनाव पे, क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है, और आपने अपने कार्यों के बारे में बात की, हमारे दर्शकों तक साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।